निर्मला की तीन बहू थी, सोनिया, पीहू और मोहिनी। पर निर्मला अपनी तीनों बहू से बड़ी ही परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसकी तीनों बहुएं हर समय किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, निर्मला अपने कमरे में बैठकर फोन में गाने सुन रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर निर्मला की तीनों बहुएं आपस में झगड़ रही होती हैं। पीहू, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं रसोई में रहूं तो तुम मत आया करो। तुम्हारी वजह से सब्जी जल गई। क्या मेरी वजह से सब्जी जल गई? अरे आपने अपनी सब्जी मोहिनी के भरोसे छोड़ी थी। अरे मेरे भरोसे दीदी सब्जी छोड़कर गई थी तो क्या, मैं तो छत पर सूखे कपड़े उतारने के लिए गई थी। आप किचन में अकेली थी तो इसलिए आपकी वजह से सब्जी जली है। तुम दोनों ना बड़ी छोटी होकर फायदा उठाते हो और एक होकर मुझसे लड़ने लगती हो। पर कोई बात नहीं, आज मैं अकेली तुम दोनों पर भारी पड़ने वाली हूँ। निर्मला की तीनों बहू आपस में लड़ी रही होती है कि तभी निर्मला पानी पीने के लिए किचन में आती है। अपनी सास को आता देख तीनों बहू शांत खड़ी हो जाती है और निर्मला को देखने लगती है। निर्मला आज उन तीनों को कुछ नहीं कहती। ये देखकर सोनिया निर्मला से बोलती है, माँ जी, क्या हुआ? आपने हम तीनों को डांटा क्यों नहीं? अरे लगता है माँ जी का आज दिमाग ठंडा है, इसलिए माँ जी ने हमें डांटा नहीं। पर तुम्हारे दिमाग में खुजली हो रही है कि माँ जी ने हमें क्यों नहीं डांटा, इसीलिए तो तुम माँ जी को भड़का रही हो। पीहू दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। सोनिया दीदी आप तो एक नंबर की आग लगाने वाली में से हो। निर्मला उन तीनों के सामने खड़ी थी। तीनों बहुएं अपनी लड़ाई को खत्म करने के बदले आपस में झगड़ रही होती है। अपनी तीनों बहुओं के मुंह के एक्सप्रेशंस को देखकर निर्मला अपने कानों से ईयरबड्स निकालती है और अपनी तीनों बहुओं से बोलती है, अरे तुम तीनों साथ में खड़ी होकर मुझे क्यों बोल रही हो? तुम तीनों का आपस में लड़ने से पेट नहीं भरा क्या, जो तुम मुझसे लड़ने की सोच रही हो? अरे माँ जी, आपके कानों में तो ईयरबड्स लगे हैं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं चला कि हम तीनों झगड़ रहे थे। अरे ये ईयरबड्स भी तो मैंने तुम तीनों की वजह से लगा रखे हैं, ताकि तुम्हारे झगड़े की आवाज मेरे कानों तक ना जा पाए। पर तुम तीनों की शक्ल पर ही लिखा है, हम तो तीन झगड़ालू बहुएं हैं। इस तरह से निर्मला अपनी तीनों बहुओं को डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर समय के साथ निर्मला की तीनों बहुओं के अंदर दिमाग नहीं आता और वो तीनों कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते ही रहते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब सोनिया घर की सफाई कर रही होती है, तभी पीहू सब्जी लेकर गंदी चप्पल पहने घर में घुस जाती है। ये देखकर सोनिया को बहुत गुस्सा आता है। पीहू, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? दिमाग की तो बात ही मत कीजिए दीदी, क्योंकि मेरे पास ना आपसे कई ज्यादा गुना दिमाग है। तभी तो हमेशा हिसाब किताब वाली चीजें मैं करती हूँ और घर की साफ सफाई वाला काम आप। अरे मैंने अभी अभी पोछा लगाया है और तू गंदी चप्पल पहन के घर में आ गई। तेरी वजह से ना पूरा फर्श गंदा हो गया। अब तू ही घर की साफ सफाई करेगी। वो तो पॉसिबल ही नहीं है दीदी, पर एक चीज पॉसिबल है और वो है आपका मुंह। आपके मुंह की सफाई मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। पीहू और सोनिया में लड़ाई हो ही रही होती है कि तभी मोहिनी निर्मला के कमरे में जा रही होती है और रास्ते पर सब्जी का थैला रखे होने की वजह से मोहिनी का पैर सब्जी के थैले से टकरा जाता है और सब्जी फर्श पर गिर जाती है और साथ ही मोहिनी भी फर्श पर गिर जाती है, जिसकी वजह से सब्जियां और फर्श दोनों खराब हो जाते हैं। ये देखकर सोनिया और पीहू चिल्लाती हुई मोहिनी से बोलती हैं, अब बस तुम्हारी ही तो कमी थी। अब तुम दोनों मिलकर घर को साफ करो, मैं तो आराम करने चली। अरे मैं क्यों सफाई करूंगी? मोहिनी की वजह से घर गंदा हुआ है। इस मोहिनी की बच्ची ने मेरी ताजी और हरी सब्जियां भी खराब कर दी हैं, इसीलिए घर की सफाई के साथ अब मार्केट से दोबारा सब्जियां भी यही लेकर आएगी। आप दोनों इस घर की बड़ी बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों हमेशा मुझे दबाते रहोगे। मैं भी इस घर की बहू हूँ, गलती मेरी नहीं है। मैं तो माँ जी का खाना लेकर ही जा रही थी, रास्ते में सब्जी का थैला पीहू दीदी ने रखा था। इस तरह से निर्मला की तीनों बहू एक बार फिर से झगड़ने लगती है। इन तीनों के झगड़े से परेशान निर्मला अपने कमरे में बैठ खुद से बोलती है, मेरी तीनों बहुएं कुत्ते की दुम है, जितना मैं घी लगा लूं वो कभी सीधी नहीं होने वाली। इन तीनों के झगड़े की वजह से कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए और मैं भगवान जी के पास ना पहुंच जाऊं। हे भगवान, अभी मुझे आपके पास नहीं आना, इसीलिए मुझे कोई उपाय बताओ ताकि मैं अपनी इन तीन झगड़ालू बहुओं को सुधार सकूं।
इतना बोलकर निर्मला बाहर जाती है और अपनी तीनों बहुओं को अच्छे से खरी खोटी सुनाती है। अब इस तरह से 2 दिन निर्मला की बहुएं शांत रहती हैं। पर तीसरे दिन जब निर्मला अपने घर में साड़ी वाले को बुलाती है तो मोहिनी साड़ी वाले से बोलती है, अरे साड़ी वाले अंकल, आज तो आप बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाए हैं। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए वो रेड वाली साड़ी पैक कर दीजिए और हाँ, वो ब्लैक वाली भी। मोहिनी, माँ जी ने कोई एक साड़ी लेने के लिए बोला है। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें रेड वाली चाहिए या ब्लैक वाली। अरे पहले मोहिनी ने रेड वाली साड़ी पसंद की थी, इसलिए अब मैं ब्लैक वाली साड़ी लूंगी। अरे बेटियों, तुम तीनों झगड़ क्यों रही हो? मेरे पास और भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। कोई जरूरत नहीं है भैया इन तीनों को अब कोई साड़ी दिखाने की, क्योंकि कल अब मैं अकेले सत्संग जा रही हूँ। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया निर्मला बहन, क्योंकि तुम्हारी तीनों बहुएं इतनी ज्यादा झगड़ालू हैं कि अगर वो कल सत्संग में गई तो तुम्हारी नाक कटवा कर आएंगी। इस तरह से साड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर निर्मला की तीनों बहू झगड़ा करना नहीं छोड़ती, जिसके बाद निर्मला अपनी बहुओं को सुधारने के लिए प्लान बनाती है और अपनी तीनों बहुओं को घर की चाबियां दिखाती हुई उन तीनों से बोलती है, ये घर की चाबियाँ और घर की चाबियाँ ही घर की असली जिम्मेदारियाँ होती हैं और माना जाता है कि जो घर की बड़ी बहू होती है उसको ही घर की चाबी दी जाती है। पर तुम तीनों में से ये एक को ही मिल सकती है चाबी, फिर चाहे कोई बड़ी हो या छोटी। सच माँ जी, इसका मतलब ये चाबी मेरी भी हो सकती है, पर इसके लिए मुझे करना क्या होगा? तो माँ जी देर किस बात की, जल्दी से अपनी शर्त बताइए ना। शर्त ये है कि जो घर में सबसे ज्यादा शांत रहेगा, 1 महीने तक बिल्कुल नहीं झगड़ेगा और घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाएगा, चाबी उसी को दी जाएगी। निर्मला की शर्तें सुनकर तीनों बहू बहुत खुश होती हैं और बड़ी बहू सोनिया बोलती है, माँ जी आपने तो बहुत अच्छी शर्त रखी है, क्योंकि इस शर्त से सिर्फ मैं ही तो आपके पास आऊंगी, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की हूँ और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती। घर की सारी जिम्मेदारी भी तो मैं ही संभालती हूँ ना, और मैं इस घर की बड़ी बहू भी तो हूँ। दीदी लगता है आपने माँ जी की बात को कान खोल कर नहीं सुना, इसलिए मेरी बातों को कान खोल कर सुन ले और दिमाग में बैठा लीजिए। ये चाबी किसी को भी मिल सकती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी बहू। अपनी तीनों बहू की लड़ाई देखकर निर्मला अपना सर पीटने लगती है और मन ही मन खुद से बोलती है, मेरी ये 3 झगड़ालू बहू कभी नहीं सुधर सकती। मैंने इन तीनों को सुधारने के लिए इतना अच्छा प्लान बनाया, पर ये तीनों तो इसमें भी झगड़ रही हैं। हे भगवान, तू ही मुझे इन 3 झगड़ालू बहुओं से बचा। इस तरह से निर्मला की तीनों झगड़ालू बहुएं कभी नहीं सुधरती और आपस में इसी तरह से लड़ती रहती है। तो वहीं दूसरी ओर बेचारी निर्मला अपनी तीनों झगड़ालू बहुओं के बीच में इसी तरह से पिसती रहती है। विनीता के पास पैसे और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। विनीता अपने पति सुधीर और अपने इकलौते बेटे अजय के साथ रहा करती थी। विनीता ने बड़े ही लाड प्यार से अपने बेटे को पाला पोसा था। ऐसे ही एक दिन, क्या बेटा, मैं देख रही हूँ कि तू कुछ दिनों से खा नहीं रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू बीमार पड़ जाएगा। माँ, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं खाता, पर आप मुझे सुबह सुबह इतना खिला देती हो कि पूरे दिन मुझे भूख नहीं लगती। पापा, माँ को कुछ समझाओ ना कि सुबह का नाश्ता हल्का दिया करे। इसमें तेरे पापा क्या कहेंगे? सुबह का नाश्ता पेट भर के करना चाहिए, ना कि हल्का फुल्का खाना खाकर। पूरा दिन भी तो गुजारना होता है ना। बेटा, ये तेरी माँ का प्यार है। तू कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर तू अपनी माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहेगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुधीर और विनीता अजय से बहुत प्यार करते थे और वहीं अजय भी अपने माता पिता पर जान छिड़कता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन, बेटा तू फिर से फोन चलाने लगा, लेकिन तू आज इतना परेशान क्यों है? माँ, मुझे जाना होगा, शाम को जल्दी घर आऊंगा। लेकिन अजय बेटा बता कर तो जा, आखिर क्या बात है? विनीता पूछती रह जाती है, पर अजय बिना कुछ बोले जल्दबाजी में घर से निकल जाता है। अजय को ऐसे परेशान घर से जाता देख विनीता और सुधीर भी काफी परेशान हो जाते हैं और अजय के घर आने का इंतजार करते हैं। शाम को घर का दरवाजा बजता है और विनीता जल्दी से घर का दरवाजा खोलती है। पर ये क्या, दरवाजे पर अजय किसी लड़की के साथ था और उस लड़की के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। ये सब देखकर विनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजय बेटा, ये लड़की? माँ, ये लड़की पंखुड़ी है।
इस घर की बहू। माफ करना, मैं आपको बता नहीं सका। दरअसल बात ही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। पर ऐसा भी क्या हो गया था अजय बेटा कि तूने हमें बिना बताए कुछ इस लड़की से शादी कर ली। बेटा तू जानता है ना कि हम तेरी पसंद को कभी ठुकराते नहीं, फिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? ससुर जी, अजय को कुछ मत कहिए। अजय की कोई गलती नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अजय ने तो कई बार कहा कि वो आप लोगों को सच बता देगा, मैंने ही उसे रोक ही रखा। मैं चाहती थी पहले मैं अपने घर वालों को मना लूं, पर मेरे घर में कोई नहीं माना और उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती किसी और लड़के से करवाने की कोशिश की। इसलिए आज सुबह मैंने अजय को मैसेज किया कि वो मुझे लेने के लिए आ जाए। माँ, पापा, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अगर आज मैं पंखुड़ी को भगाकर शादी नहीं करता तो इसके घर वाले इसकी शादी किसी और लड़के से करवा देते, और वो लड़का पंखुड़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन बेटा तू हमें फोन तो कर सकता था। इतना बड़ा कदम उठाया और हमें पता भी नहीं चला। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इन सभी चक्करों में टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। हम दोनों आपसे अपनी इस गलती के लिए माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। सुधीर और विनीता अपने बेटे बहू को अपना लेते हैं और दिल से उनका स्वागत करते हैं। पर शायद पंखुड़ी को अपने ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी तो आते ही अजय के कान भरना शुरू कर देती है। अजय, लगता है ससुर जी और माँ जी मुझे पसंद नहीं करते। तभी तो शादी को एक हफ्ता बीत गया, फिर माँ जी ने ना घर की चाबी मुझे थमाई और ना ही घर की जिम्मेदारी। और तो और उन्होंने मुझे कोई तोहफा भी नहीं दिया, ना ही मेरी पहली रसोई हुई। पंखुड़ी, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। माँ को समय नहीं मिल पाया होगा, बस इसलिए वो तुम्हें अब तक कुछ नहीं दे पाई। पर मैं माँ से इस बारे में बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। इतना बोलकर अजय अपनी माँ से बात करता है। हालांकि विनीता को अपने बेटे की बात बुरी लगती है, पर वो उसकी बात से सहमत होती है, क्योंकि सच में अब तक विनीता ने अपनी बहू को कुछ नहीं दिया था। इसलिए विनीता अपना एक हार अपनी बहू को दे देती है। माफ करना बहू, तुझे इस घर में आए हुए 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन मैंने तुझे तेरा गिफ्ट नहीं दिया। दरअसल तेरे ससुर जी की अब तक सैलरी नहीं आई है, बस इसी वजह से मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाई। मेरे पास ये मेरा हार रखा हुआ था, इसीलिए ये हार मैं तुझे अपने नेक के रूप में दे रही हूँ। इसकी क्या जरूरत थी माँ जी, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, बस वही काफी है। इस तरह से पंखुड़ी अपनी सास की नजरों में अच्छी बन जाती है और अजय को अपने सास ससुर की नजरों में गिराने की कोशिश करती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और एक दिन अजय, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और इस घर की बहू, पर फिर भी तुम अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को देते हो। कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। ससुर जी पहले से ही माँ जी को अपनी सैलरी देते, फिर तुम अपनी सैलरी मुझे क्यों नहीं देते? पंखुड़ी, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? रही सैलरी की बात, मैं माँ से कह दूंगा कि अब से मैं अपनी सैलरी तुम्हें दूंगा, ठीक है? अब की बार जो मेरी सैलरी आएगी वो तुम ही रखना। इस तरह से धीरे धीरे पंखुड़ी पूरे घर में अपना पैर फैला लेती है, पर फिर भी पैसों की भूखी पंखुड़ी का लालच खत्म नहीं होता और अब वो अपने सास ससुर से अलग होने की सोच लेती है। अजय, तुम अपने माँ बाप के गुलाम हो और लोगों के बच्चों को देखो शादी होते हुए कैसे अपनी माँ से अपना हक लेकर, हिस्सा लेकर अलग हो जाते। अरे किसी और को क्या ही देखना, तुम माँ जी को ही देखो ना। शादी होते ही ससुर जी और माँ जी अपने सास ससुर से अलग हो गए। इस घर में तुम्हारा भी हक है, तुम भी ससुर जी और माँ जी से अपना हक क्यों नहीं मांग लेते? पंखुड़ी, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही तो है, फिर मैं अपने माँ बाप से क्या मांगू? माफ करना अजय, पर तुम अपने माँ बाप को आज तक पहचान नहीं सके, पर मैंने तुम्हारे माँ बाप को पहचान लिया है। तुम्हारे माँ बाप कहने को तो तुम्हें अपना बेटा कहते हैं, पर तुमसे जरा भी प्यार व्यार नहीं करते। अगर यकीन नहीं होता ना तो अपना एक बार हिस्सा मांग कर देखो, इतनी आसानी से वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। हाँ, अजय पंखुड़ी की बातों में आ जाता है और जब सभी लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो अजय अपने माता पिता से कहता है, माँ, पापा, अब मेरी भी बीवी है, कुछ समय बाद मेरा भी अपना छोटा सा एक परिवार होगा, इसलिए अब मुझे अपना हिस्सा चाहिए। बेटा तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए? सब कुछ तेरा ही तो है, और कौन सा तेरे भाई बहन है जो तुझे बंटवारा करना पड़ेगा? ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर अगर आप और पापा फैक्ट्री की, ये घर, ये जमीन और सारी जायदाद मेरे नाम कर दोगे तो इसमें बुराई क्या है? आखिर आपके बुढ़ापे का सहारा भी तो मैं और पंखुड़ी ही है ना। अगर कल को आपको अचानक कुछ हो गया तो हम तो रोड पर आ जाएंगे ना। इसलिए सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, मैं कल शाम को प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवा लूंगा। इतना बोलकर अजय वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर विनीता और सुधीर परेशान हो जाते हैं और अगले दिन जब अजय प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आता है
तो सुधीर एक कड़ा फैसला लेता है। अजय बेटा, तुम दोनों ने अपनी मनमानी खूब कर ली। बहू तो पैसों की भूखी है जो हर समय तेरे कान भरती है, पर याद रखना एक दिन तू पछताएगा। और रही बंटवारे की बात, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुझे देता हूँ और आधा हिस्सा मैं उस इंसान को दूंगा जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसलिए अब तुम दोनों पति पत्नी इस घर से अपना हिस्सा लेकर जा सकते हो। तुम्हारे हिस्से में मैंने एक घर भी दिया है। अब क्या था, अजय अपना हिस्सा लेकर अपनी बीवी के साथ घर छोड़कर चला जाता है और कुछ ही दिनों बाद पंखुड़ी अजय से उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर फरार हो जाती है। जिसके बाद अजय को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पापा के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और एक बार फिर अजय अपने माँ बाप के साथ रहकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। सीमा का एक ही बेटा था जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए सीमा चाहती थी कि उसके घर की बहू गाय जैसी भोली हो। इसलिए सीमा अपने इकलौते बेटे तरुण का रिश्ता नीतू नाम की लड़की से तय कर देती है। जैसा सोचा था वैसे ही बहू पाई है मैंने। अब जल्दी से मेरे घर में मेरी बहू के शुभ कदम पड़ जाएं। माँ, आपके लिए ना आपके जैसी बहू आनी चाहिए थी, बदमाश जैसी आप हो। बदमाश मैं नहीं बल्कि तू है, तभी तो तुझे शर्म नहीं आ रही, मुझसे ही मेरी बुराई कर रहा है, नालायक कहीं का। माँ, आप जैसी हो वैसे ही बता रहा हूँ, मुझे तो अपनी बीवी की फिक्र हो रही है। अभी तक बीबी आई नहीं और बीबी का गुलाम बन गया पहले ही। अब सीमा तरुण को भला बुरा सुनाती है और उससे पहले ही तरुण 9-11 हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द नीतू की शादी हो जाती है। देख बहू, अब तेरी शादी हो चुकी है और ये तेरा ससुराल है और यहाँ वही होता है जो मैं कहती हूँ। जी माँ जी, समझ गई। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। अब जाकर ना अपने कमरे में आराम से सो जा। हमारे यहाँ रिवाज होता है कि शादी की पहली रात पति पत्नी दोनों अलग सोते हैं, इसीलिए आज तू कमरे में अकेली सोएगी। नीतू सच में बहुत भोली और मासूम थी। वो अपनी शैतान सास के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए सीमा के कहने पर वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पर सीमा एक नंबर की बदमाश औरत थी जो हर किसी को परेशान किया करती थी और वो अपनी बहू को परेशान करने के लिए उसके कमरे में टूटा हुआ बेड रखवा देती है। अब जैसे ही नीतू सोने के लिए जाती है वो बेड टूट जाता है और नीतू को चोट लग जाती है। नीतू की आवाज सुनकर तरुण भागते हुए कमरे में जाता है। नीतू, तुम ठीक तो हो ना? ये बेड कैसे टूट गया और तुम नीचे कैसे गिर गई? और तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता तरुण जी, मुझे तो माँ जी ने कहा था शादी की पहली रात पति पत्नी को अलग कमरे में सोना होता है और माँ जी ने मुझे इस कमरे में भेजा था। अरे बहू, सच में तू सोने के लिए आ गई? माफ करना, मैं तुझे बताना भूल गई थी कि इस कमरे का बेड ना टूटा हुआ है। और वैसे मैं तेरा टेस्ट ले रही थी, मैं देखना चाह रही थी कि तेरे पास दिमाग है या नहीं, पर सच में तेरे पास तो एक पैसे का अकल नहीं है। माँ, मैं जानता हूँ आपने ये सब जानबूझकर किया है, मेरी बीवी को सताने के लिए। चुप कर बीबी के चमचे। जिस बीबी के चक्कर में तू अपनी माँ को घूर रहा है ना, वो बीबी ना तेरी माँ ने ही लाकर दिया है तुझे। इतना बोलकर सीमा सोने के लिए चली जाती है और तरुण जाकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब तरुण नीतू को अपने कमरे में ले जाता है। बेचारी भोली नीतू ससुराल में आते ही अपनी सास की बदमाशी का शिकार हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन। माँ जी, आप रसोई घर में? हाँ, देखने के लिए आई थी कि तू क्या कर रही है। सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी तक चाय नहीं मिली। तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या? 11 बज गए? पर मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी, मुझे तो लगा कि अभी तक 7 ही बजे होंगे। नीतू के इतना बोलते ही सीमा उसे घड़ी दिखाती है। घड़ी में 11 बज रहे थे। ये देख नीतू के होश उड़ जाते हैं और वो बिना किसी गलती के अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। शायद मेरे फोन और कमरे की घड़ी खराब हो गई है, इसीलिए मुझे नहीं पता चला। हाँ बहू, इसकी सजा ना तुझे जरूर मिलेगी ताकि ये गलती दोबारा ना हो। या तो तुझे तेरे मायके भेज दूं हमेशा के लिए, या फिर तुझे 2 दिन तक ना खाना ही ना दूं बिल्कुल भी। नहीं माँ जी, मुझे मायके मत भेजिए। अगर मैं मायके गई तो माँ बाप की नाक कट जाएगी, सब लोग उन्हें ताने देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं 2 दिन भूखी रह लूं। बस मुझे मायके मत भेजना। वैसे सच में तू कितनी भोली है, तुझे बेवकूफ बनाना कितना आसान है।
वैसे वो जो घड़ी है ना वो खराब है। अब तूने खुद के लिए खुद सजा चुनी है तो तुझे 2 दिन तक खाना तो मिलेगा नहीं। 2 दिन का राशन बच गया मेरा। सीमा अपनी बहू को परेशान करके बहुत खुश होती है। उसे कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिसे वो हर समय परेशान कर सके और वो शख्स उसकी बहू थी। पर ये बात ज्यादा दिन तक तरुण से छुपी नहीं रहती। अब जैसे ही तरुण को पता चलता है कि 2 दिन से नीतू ने कुछ नहीं खाया तो वो अपनी माँ से बगावत करता है। माँ, आप कोई छोटी बच्ची नहीं है जो हर समय बदमाशी करती रहे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के भोलेपन का फायदा उठाने की? तुझे बड़ी हमदर्दी है अपनी बीवी से। अगर चाहता है कि मैं तेरी बीवी के साथ कुछ ना करूं तो उसे बोल कि गाय की तरह सीधी ना रहे। मौका आने पर सींग मारना सीख जाए वो। माँ, फिक्र मत करो, पहला सींग वो आपको ही मारेगी। तरुण अपनी माँ को करारा जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। सीमा को अपने बेटे की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहू कभी उसे पलटकर जवाब नहीं देगी। नीतू, ये दुनिया बहुत तेज और शातिर भी है और तुम बहुत भोली हो। इस तरह से तुम कैसे जी पाओगी? मुझे कभी कुछ नहीं होगा, आप है ना मेरे साथ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम खुद देखो मेरे होते हुए भी माँ कैसे तुम्हें सताती है। तुम्हें चालाक बनना होगा और अपने लिए लड़ना होगा। इसलिए अब माँ तुम्हारे साथ इस तरह की कोई भी हरकत करे तो तुम उन्हें जवाब दोगी। तरुण जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। मैं माझी से कैसे जुबान चला सकती हूँ? अच्छा, तो तुम्हें पति से ज्यादा प्यार सास से है? तो फिर चलो ठीक है, आज तुम पति और सास में से किसी एक को चुन लो। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब तुम इस घर में अपनी सास के साथ रहो और उनके जुल्मों को सहती रहो। मैं चला। इतना बोलकर तरुण सामान उठाकर जाने लगता है। अपने बेटे बहू की आवाज सुनकर सीमा बाहर आती है और वो देखती है कि उसका बेटा घर छोड़कर जा रहा है और उसकी बहू तरुण को रोकने की कोशिश कर रही है। ये देखकर एक बार फिर सीमा अपनी बहू को परेशान करने की सोचती है। देख बहू, तुझे रोने की जरूरत नहीं है और ना ही इस नालायक को रोकने की। जाने दे जहाँ जाना है इसे। क्यों नहीं माँ, आप तो खुशी होंगी मेरे जाने से। आखिर आपको आपका शिकार जो मिल जाएगा। अब आराम से करना अपनी बहू को परेशान। अब मैं कभी कुछ नहीं बोलने वाला। अब तेरी बीवी बेवकूफ है तो इसमें मेरी क्या गलती? बहू, तू ना मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले। तूने इस नालायक को रोकने की कोशिश की तो मैं ना तुझे भी धक्के मार के निकाल दूंगी इस घर से। माफ करना माँ जी, पर अगर मुझे घर से निकालना चाहती हैं आप तो निकाल दीजिए। पर तरुण जी इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। वो मेरा सुहाग है। मैं अपने पति को खुद से अब दूर नहीं होने दूंगी। बहू, तो भूल गई कि तू किससे बात कर रही है? नहीं माँ जी, मुझे पता है मैं किससे बात कर रही हूँ। और अब मुझे ये भी समझ आ गया है कि ये दुनिया मुझ जैसे सीधे लोगों के लिए नहीं है। तरुण जी बिल्कुल सही कहते हैं। अगर वो यहाँ से गए तो आप मुझे नोच नोच कर खा जाएंगी। इसलिए मुझे बुरा बनना ही होगा। आज पहली बार नीतू ने अपनी सास के सामने जुबान खोली थी और अपनी सास को गलत ठहराया था। अपनी बहू की ये हिम्मत देखकर सीमा भी घबरा जाती है और तरुण अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बीवी गाय की तरह सीधी तो रहेगी पर मौका आने पर सींग भी मारेगी। इसलिए अब मेरी बीवी को कमजोर मत समझना और ना ही उसे परेशान करने की कोशिश करना। इस तरह से तरुण अपनी बीवी को लड़ना सिखा देता है, जिसके बाद फिर कभी सीमा अपनी बहू को परेशान करने की नहीं सोचती और अगर कभी परेशान करती तो नीतू उसका मुंह तोड़ जवाब देती।